So, hello everyone. Today we are here to discuss the open test question paper. पेपर भी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, बट दिस डिस्कशन वी विल ट्राई टू कीप इट नॉट एज अ वेरी फॉर्मल डिस्कशन. हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे, या हम इसको ऐसा भी नहीं करेंगे कि जैसे कन्वेंशनल डिस्कशंस होते हैं कि आपको मॉडल आंसर तो दे दिया गया बट वही मॉडल आंसर पढ़वा दिया जा रहा है. दैट वी विल नॉट डू. इस टेस्ट में जैसे 100 सवाल हैं, वी विल ट्राई टू पिक अप अराउंड 25-30 ऑड वेरी गुड क्वेश्चंस जहां पे हम लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो तो देखो हर आदमी कर लेता है, जिसको पता है, जिसने बेसिक बुक्स पढ़ रखी हैं. उसके लिए नॉलेज बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना. इसलिए हम लोग केवल जो डिस्कशन अपना रखेंगे वो हम लोग ऐसे रखेंगे कि हम कैसे लॉजिक्स, कैसे टेक्निक्स लगा सकते हैं और कैसे हम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर को डिड्यूस करने में जहां पे वो चीजें लग सकती हैं, है ना. तो आई हैव बीन थ्रू दिस पेपर. मैंने देखा इस पेपर को, कई जगह पे ऐसी चीजें हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जो लग सकती हैं. सम ऑफ द टेक्निक्स यू वुड बी नोइंग ऑलरेडी, दैट इज वेरी गुड कि आपको पता है. अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें उस चीज पे आप बना के रखिए अपने आप को. यहाँ पे जो मैं लॉजिक दे सकता हूँ, दिस इज अ वर्ड ऑफ कॉशन. हो सकता है कि वो लॉजिक आपके लॉजिक से डिफरेंट हो, बट इफ योर लॉजिक इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कीप स्टिकिंग टू दैट लॉजिक. हाँ, बस जो यहाँ पे दिया जाएगा उस चीज को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बिकॉज सेम क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड एनीवेयर. बट वो लॉजिक जो यहाँ पे दिया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस. मतलब आगे जाके अगर उस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप वहां पे वो लॉजिक लगा करके उस तरह के आंसर्स दे सकते हैं, है ना. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग. पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही उठा लेते हैं कि व्हेन वीमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट्स वायलेटेड. ठीक है, विमेन को अगर मेन से कम पे किया जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट्स वायलेटेड. पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सेकंड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड थर्ड इज द राइट टू रेप्यूटेशन. थर्ड इज द राइट टू रेप्यूटेशन. अब देखो, विमेन के कंटेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है. इट इज अ वेरी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अगर देखोगे तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दो पार्ट्स में है. एक है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में. सो दिस इज नॉट, मतलब this does not talk explicitly about women being paid less than men. So this is not exploitation. Right against exploitation के against नहीं आता है. सेकेंड थिंग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्ट्रेट अवे मेंशन्ड है कि अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या इस तरह की चीजें जो है, सो इसलिए यहाँ पे ये सही है. और राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू रेप्यूटेशन ऐसे मतलब इसमें इट इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट कि लेस पे आप कर रहे हो, राइट टू रेप्यूटेशन कैसे हार्म हो रहा है, दैट इज नॉट अंडरस्टूड. तो इसलिए गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा दैट इज 1 ओनली, बिकॉज सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, अब हम लॉजिक वाले थोड़े क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस issued to the state for ensuring individual welfare. They are constitutional guidelines issued to the state for ensuring individual welfare. ठीक है, यहाँ पे तो कहता ही है कि आर्टिकल आई थिंक 37 है कि वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द आर्टिकल, बट ये बोलता है कि वेलफेयर स्टेट बनाना है. तो इंडिविजुअल वेलफेयर इज इनहेरेंट इन वेलफेयर स्टेट, इसलिए ठीक है. ठीक है, इट इज मैंडेटरी अपॉन स्टेट्स टू प्रोवाइड दिस राइट्स इमीडिएटली. इसमें दो ऐसे कीवर्ड्स हैं स्टेटमेंट में जो इस क्वेश्चन में हमारे कान को खड़ा करते हैं. पहला है कि इट इज मैंडेटरी अपॉन स्टेट्स टू प्रोवाइड दिस राइट्स इमीडिएटली. तो डीपीएसपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. कहीं भी आगे भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, जहां पे भी अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग थिंग इज मैंडेटरी, जहां पे ये वर्ड मैंडेटरी आ जाए उसको आपको फटाफट अंडरलाइन कर लेना है. वेदर इट इज अ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वहां पे भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर वर्ड मैंडेटरी आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है. ठीक, एंड अपॉन स्टेट्स टू प्रोवाइड दीज राइट्स इमीडिएटली. तो क्योंकि ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो वी नो दैट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीएसपी हैज नॉट बिकम मतलब अनाउंस टू बी मैंडेटरी. मैंडेटरी कहीं नहीं ऐसा कहा गया कि मैंडेटरी है. दूसरी चीज, इमीडिएटली भी राइट प्रोवाइड करने के लिए कहीं नहीं कहा गया. तो दो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जिनको देखने के बाद आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है. नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन में हमें वो सीखना है कि ये चीजें हमें आगे जाकर के कैसे लगानी है. हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा हो, बट हमें इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखना है जब भी आप सॉल्व कर रहे हो. सी,
द की टू क्लियरिंग प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट नॉलेज, है ना। नॉलेज होता तो हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ के चले जाते हैं, उनके 200 में 200 आते हैं। की टू क्लियरिंग प्रीलिम्स इज नॉट नॉलेज, है ना। नॉलेज से आप केवल 15 से 20 सवाल ही कर सकते हो, बट उसके आगे जो आपको लगाना है दैट इज लॉजिक, दैट इज गेस वर्क, दैट इज एलिमिनेशन। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस में भी लॉजिक्स लगाते हैं, लॉजिक के थ्रू सॉल्व करते हैं, सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी टेस्ट सीरीज, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में सॉल्व करो शुरुआत में। जो ये फेब और मार्च का महीना चल रहा है, इसमें आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन लगाने चाहिए। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर, बिकॉज दैट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर लॉजिक। 30-35 सवाल के बाद आप हर क्वेश्चन में लॉजिक लगा के देखिए कि कैसे ये सही हो सकता है, कैसे ये गलत हो सकता है। नॉलेज इज वन थिंग, जैसे पता तो सबको है, डीपीएसपी इज द बेसिक थिंग दैट एवरीबॉडी रीड्स इन योर स्टैंडर्ड बुक्स और लक्ष्मीकांत, सबने पढ़ा है, हमने एनसीईआरटीज में सब जगह पे ये तीनों स्टेटमेंट। आप अगर आपने डीपीएसपी ठीक से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड में सही कर दोगे। बट द थिंग इज नॉट दैट, द थिंग इज कि हमें यहाँ जो लॉजिक लगाया है दैट विल बी यूजफुल इन अदर क्वेश्चंस आल्सो। तो हमें अपने गेस वर्क को अच्छा करना है, एजुकेटेड गेस लेने की जो बात कहते हैं वो यही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। अब देखो, यहाँ पे पहली बात तो एक फैक्ट इसने स्टेट कर दिया, इट हैज गिवन अ फैक्ट दैट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। दूसरी बात ये है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा एक चीज जिसको चेंज करना बहुत इजी होता है, दैट इज जनरली रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1919 को मैं 1909 लिख दूं, 1935 लिख दूं, फर्क पड़ता है? चेंज करना इसको कितना इजी है। इसलिए आपको एक बार यहाँ पे जब ऐसा स्टेटमेंट आता है तो आपको इसको एक बार डबल चेक कर लेना है, ठीक है। आपको अपना एक बार दिमाग दौड़ा लेना है कि यहाँ पे कुछ गलत हो सकता है क्या, ठीक। आगे भी जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज में भी देखेंगे, तो ऐसी ही चीजें उसने यहाँ पे चेंज कर रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को 1909 कर दिया, 1935 को 1919 कर दिया। सो सिंस दिस इज वेरी इजी टू चेंज एंड दिस इज अ फैक्ट, और हमें पता है कि 1935 के थ्रू हुआ है, तो इसको हम काट देंगे। वेरी इजी टू चेंज, इसलिए यहाँ पे कट जाएगा। ये भी स्टेटमेंट कट गया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली वन। आई होप आपने लॉजिक समझा इस क्वेश्चन का, कि हमने इस क्वेश्चन को लॉजिकली कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अच्छा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की ये बात करता है विथ रेफरेंस टू दी ONOS, दैट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि इट इज स्कीम कोऑर्डिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लीबनेट, एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, एक चीज हो गया। सेकंड क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू साइंटिफिक रिसर्च एंड एकेडमिक जर्नल्स फॉर ऑल educational institutions under both the central and the state governments. Third is ONOS enhances equitable access to research by benefiting institutions in tier 2 and tier 3 cities, thereby bridging the knowledge gap. तीन स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि ONOS जो है स्कीम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, उसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है। ऑप्शंस इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तीन स्टेटमेंट दिया है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा है जो करेक्ट है। अब देखो, तीनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसा है जो थर्ड वाला हमने पढ़ा है, इसको पढ़ के हमें बड़ा पॉजिटिव आउटपुट निकला। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, व्हेनेवर गवर्नमेंट लॉन्चेस अ स्कीम, द थिंग बिहाइंड दैट स्कीम इज कि इन जैसा गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, जब भी आप देखेंगे किसी भी स्कीम को अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसके पीछे जो सोच होती है, what is that सोच, that thinking is of inclusive growth, inclusive डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना। एक पॉजिटिव चेंज ले आने की बात करते हैं सोसाइटी में। कोई भी स्कीम आप उठा लो, वेदर यू पिकअप आयुष्मान भारत, वेदर यू पिकअप एनी अदर मनरेगा, एनी अदर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट की स्कीम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होती है। तीसरा स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं कि एक इक्विटेबल एक्सेस लाने की बात कर रहा है, by benefiting the institution tier 2 और tier 3 cities, vulnerable मतलब सॉरी backward cities, tier 2 tier 3, they are not as much grown as tier 1 cities, तो इसलिए, और ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी सैंग्विन स्टेटमेंट, इसलिए इस स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर थर्ड सही हो गया, हम कैसे इसको हटाएंगे, थर्ड सही हो गया तो ये दो ऑप्शंस अपने आप आपके हट गए।
1 and 3 3 ओनली, थर्ड्स के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो अपने आप 1 2 और जिसमें 3 नहीं है वो हट जाएगा, तो बचा क्या 1 and 3 ओनली और 3 ओनली। नाउ वी हैव टू चेक स्टेटमेंट। The ONOS scheme is coordinated by Information Library Network, an autonomous body under the Ministry of Electronics and Information Technology। फिर वही बात जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा टर्म जिसको चेंज करना बहुत इजी होता है, दैट कैन बी चेंज वेरी इजीली, वो उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पे अगर देखें तो मिनिस्ट्री का अगर नाम हमें चेंज करना है, ए टू बी करना है, बी टू सी करना है, किसी इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री में ले जाना है, दिस ऑफन इज वेरी इजी टू चेंज। अगर हम वो लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन स्टेटमेंट। अगर ये भी गलत हो गया तो अपने आप हमारा आंसर देखिए आगे, 2 स्टेप में आंसर आया है इसका। आपको नहीं पता था, हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, इफ यू हैव रेड अबाउट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एंड यू नो अबाउट द nitty-gritties of the scheme, it is very good. But if you don't know, many of us would be like if I say I did not had read the nitty-gritties of the scheme, मुझे पता था वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, बट इसकी ये 3 जो बेसिक चीजें हैं ये मुझे नहीं आती, बट आई यूज लॉजिक टू सॉल्व। आंसर आया ना, लॉजिक अगर हम लगा करके आंसर निकाल रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। प्रीलिम्स में आपसे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि आपने लॉजिक से सॉल्व किया, नॉलेज सॉल्व किया, कैसे किया। इट इज नॉट अ वाइवा वोस, यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर, और इसी चीज को वहां पे अप्लाई करना है। दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग, दे आर टेस्टिंग योर कॉमन सेंस, योर ऑब्जर्वेशन, कि आपने जो पुराने सालों के सवाल हैं उसमें लगा करके ऑब्जर्व करके क्या सीखा है। ठीक, तो यहां से हमारा ये आंसर आ गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन है, that is question number 18. Consider the following statements regarding domestic systemically important banks in India, DSIP। ठीक, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया के बारे में हमें ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है। पहला है, DSIPs आर बैंक क्लासिफाइड एज टू बिग टू फेल ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसरप्शन इन केस ऑफ फेलियर। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कह रहा है, ठीक है, हिंदी में भी देखें तो मतलब सिस्टमिकली, अगर हमें सिस्टमिकली का मतलब नहीं पता, मतलब बोल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैंक। तो टू बिग टू फेल ड्यू टू द पोटेंशियल टू कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसरप्शन केस ऑफ फेलियर। दोनों चीजें हम देखें तो आपस में रेजोनेट कर रही है। बोल रहा है कि टू बिग टू फेल है और इसीलिए तो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है। कोई इतना बड़ा बैंक है कि अगर वो फेल हो जाता है तो उससे इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाएगा इकोनॉमी में, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहला अगर सही होने के चांसेस ज्यादा हैं तो जिसमें पहला नहीं है उसको क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसमें 1 नहीं है वो हट जाएगा, 1 किस में नहीं है, 1 इसमें नहीं है, ये हट गया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर DSIPs। चलो अभी ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड एज DSIPs इन इंडिया। ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो जो हम बड़े बड़े बैंक्स की बात करते हैं तो क्या इंडिया में सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं जो बहुत बड़े बैंक्स हैं? प्राइवेट बैंक्स ऐसे नहीं है जो बहुत बड़े बैंक्स हैं? तो HDFC सोचिए, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स है। अगर हम कॉमन सेंस से सोचें और कॉमन थोड़ी सी नॉलेज लगाएं अपनी जनरल नॉलेज की, तो इसमें हमें ये भी पता है कि बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, देयर आर वेरी बिग बैंक्स। अब इसमें DSIP में है कि नहीं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। और ऐसा नहीं होता कि क्या ऐसा कोई बड़ा बैंक प्राइवेट सेक्टर का हो जो फेल होगा तो क्या उससे इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है। इसलिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्लासिफाई करना ये बात पचती नहीं है, इसलिए थर्ड भी गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमने थर्ड एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नाउ वी हैव अराइव्ड एट अ सिचुएशन ऑफ 50-50, मतलब हमें 1 to 4 और 1 2 में हमें निकालना है। अब 1 to 4 हमने देखा, हमने इस स्टेटमेंट को होल्ड पे रखा था। द ब्यूटी ऑफ दिस लॉजिक एप्लीकेशन इज दिस, कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, बट आपने ये दोनों अगर लॉजिकली गलत कर दिया, 1 को सही कर दिया और 3 को गलत कर दिया, आपका 2 ऑटोमेटिकली सही हो गया। नाउ यू डोंट हैव टू चेक 2 अपने आप ही ठीक हो गया। इस ऑप्शन में देखो ना, अपने पास बचा ही 2 है, जिसमें दोनों में 2 है, इसका मतलब 2 इज ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4। ओनली बैंक्स विद एसेट्स एक्सीडिंग 5% ऑफ इंडिया GDP कैन बी कंसिडर्ड फॉर DSIP क्लासिफिकेशन। बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि जहां पे भी इस तरह की चीज आ जाएगी 5%, इसको मैं 10% अगर कर देता हूं, इसको मैं 7% कर देता हूं, इसको मैं 1% कर देता हूं, 2% कर देता हूं,
तो क्या ये गलत करना इजी नहीं है? दिस इज वेरी इजी टू मार्क इट रॉन्ग। मतलब 5 से 6, 6 को 7, 7 को 17, 5 को 75 करना कितना इजी है। तरह का डेटा जहां भी दिया होता है जिसको चेंज करना बहुत इजी होता है, कोई ऐसा फैक्ट जहां पे दिया होता है जिसको चेंज करना बहुत इजी होता है, वहां पे उसके गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज वेरी वेरी हाई। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम काट देंगे। इसलिए अगर हमने काटा तो ये स्टेटमेंट गया और अपना आंसर आ गया इसमें बी। सो सी, इसमें मुझे कुछ खास चीज पता नहीं थी। आपने देखा, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई डिड नॉट नो वेदर इट इज 5%, आई डिड नॉट नो वेदर इज पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड आई डिड नॉट नो कि मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगा करके हमने इसका आंसर निकाल दिया ना। एंड एट द एंड आई थिंक आंसर इज बी ओनली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। यस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को यहाँ पे माना गया है, और 2% ऑफ जीडीपी यहाँ पे है। 2% ऑफ जीडीपी, 5 को 2 और कितना चेंज करना इजी था। तो दिस इज वाई प्रीलिम्स बहुत लोगों का जैसे जिनका बार बार निकलता है ना, यू वुड ऑल्सो बी नोइंग पीपल हु वुड बी स्कोरिंग गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स और हर बार उनका प्रीलिम्स निकलता चला जाता है। द रीजन फॉर दिस इज ओनली दिस, कि वो नॉलेज के साथ साथ लॉजिक का भी एप्लीकेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको नहीं पता है कुछ भी, हो सकता है आपने डीसिप कभी सुना ही ना हो क्या होता है, बट स्टिल यू कैन डिड्यूस द आंसर बाय यूजिंग लॉजिक। इसलिए लॉजिकली आपको पढ़ना, लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करना और लॉजिकली डिड्यूस करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिक किया है। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 16 और ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है। हाउ मेनी है तो इस तरह पूछा होगा, देखो, विथ रेफरेंस टू सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सीपीआई है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। टर्म हम दोनों लोगों, मतलब दोनों टर्म्स हम लोगों ने सुने ही होंगे, बिकॉज जब हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो उसका एक बेसिक में ही ये पढ़ाया जाता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई। ठीक, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ। सीपीआई इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर एज डब्ल्यूपीआई डज नॉट। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एप्लीकेशन इसमें डब्ल्यूपीआई में कह रहा है नहीं है। ठीक है, पढ़ लिया हमने स्टेटमेंट ये। सेकंड कह रहा है कि इंक्रीज इन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स इन सीपीआई इन्फ्लेशन आफ्टर अ टाइम लैग। ठीक है, थर्ड कह रहा है अ राइज इन फूड प्राइसेस इंपैक्ट्स डब्ल्यूपीआई मोर देन सीपीआई। ठीक है, राइज इन फूड प्राइसेस इंपैक्ट्स डब्ल्यूपीआई मोर देन सीपीआई due to the higher weightage of food in the WPI basket compared to the CPI basket. Rise in food prices impacts WPI more than CPI. Higher weightage of food in the WPI basket compared to the CPI basket. अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको नॉलेज ज्यादा लगाना है और कॉमन सेंस आपको जो लगेगा वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली कम लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं थर्ड स्टेटमेंट से। फूड प्राइस इंपैक्ट करता है डब्ल्यूपीआई को ज्यादा, मोर देन सीपीआई, WPI more than CPI due to the higher weightage of food in WPI basket compared to the CPI basket। अगर आपने पढ़ा है कि फूड का वेटेज सीपीआई में ज्यादा होता है WPI से, देन दैट इज गुड, आपके लिए फिर इसको एलिमिनेट करना इजी है। बट वो थोड़ा सा नॉलेज इस क्वेश्चन में होना जरूरी है। इसमें आप बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर इसमें कुछ, अगर हम इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, टाइम लैग, देखो, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन आफ्टर टाइम लैग, ये वाला स्टेटमेंट अगर पढ़ो तो होलसेल मंडी से आने के बाद सीपीआई में आफ्टर हो जाएगा। ठीक है, यहां से टाइम लैग देखो ना, होलसेल जो है वो एक मंडी में है, और रिटेल जो है वो कहां पे चल रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ कंज्यूमर। अब सपोज होलसेल में कोई प्राइस बढ़ा, होलसेल में कोई प्राइस आपका बढ़ा, होलसेल में आपका कोई प्राइस बढ़ा, रिटेल मार्केट तक आते आते, रिटेल मार्केट तक आते आते इसको लगेगा टाइम, इसके पास भी कुछ ना कुछ स्टॉक होगा। ठीक है, यहाँ इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ गया, बट यहां तक इस प्राइस को ट्रांसफर होने में जब तक ये स्टॉक खत्म नहीं करेगा और नया स्टॉक यहां से मंगाएगा नहीं, तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज राइट कि टाइम लैग यहाँ पे होना जरूर, मतलब होगा, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। इट हैज नॉट सेड दैट
इट इज मैंडेटरी, बट बोल रहा है कि रिफ्लेक्ट करता है आफ्टर टाइम लैग। सो दिस स्टेटमेंट का करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एक आपने सही कर लिया, सीपीआई में इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है। थर्ड वाला भी हमने नॉलेज के बेसिस पे किया। तो लॉजिक जो लग रहा है वो उसमें लग रहा है, केवल आपको ये समझने के लिए स्टेटमेंट को, अगर आपको ये दोनों पता है और इसमें कंफ्यूजन है कि प्राइस टाइम लैग होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे आप ये लॉजिक लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि राइज इन फूड प्राइसेस इंपैक्ट डब्ल्यूपीआई मोर देन सीपीआई ड्यू टू द हायर वेटेज ऑफ फूड। फूड का जो हायर वेटेज होता है दैट इज इन सीपीआई बास्केट, नॉट इन डब्ल्यूपीआई बास्केट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल में तो बहुत सारी चीजें होंगी, बट कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करने की जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो क्या होती है? फूड। हम लोग, अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपने थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ा हो और एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हो, तो जो सबसे ज्यादा स्पेंडिंग होती है किसी भी आदमी की, that happens on food unless you are buying very luxury goods, बट जो आप बेसिक चीज है, जो एक कॉमन मैन है, उसके लिए खाने पीने की चीजों पे सबसे ज्यादा वो अपनी इनकम को खर्च करता है। इसलिए सीपीआई में फूड जो है वो हाइयर होगा, वेटेज होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और कौन सा देखने लायक है? क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी इज क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन था, इसमें हम एक स्टेटमेंट कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर वही फैक्ट वाली चीज कि 2022 को 2027 करना, 2020 करना इज वेरी इजी। इसलिए स्टेटमेंट हमारा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट, जो फैक्ट जहां पे इसको चेंज करना इजी होता है, मैं देखिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हम कभी कभी बना देते हैं कि डेट्स आर रॉन्ग, है ना। वो याद रखोगे तो फिर आप डेट वाले क्वेश्चन में जाकर के उसको लगाओगे, बाकी क्वेश्चंस में आप उस चीज को, कॉमन सेंस को नहीं लगा पाओगे। इसलिए आपको अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां पे इस तरह के फैक्ट्स दिए होते हैं ना, उनको गलत करना इजी होता है। तो अगर फैक्ट 2022 दिया है तो मैं इसको 2020 कर दूंगा, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। उसको मुझे गलत करने के लिए स्टेटमेंट में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। इंडियन मालदीव रिसेंटली अडॉप्टेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहा है, क्योंकि मालदीव इज ए मैरीटाइम नेशन, तो हो सकता है हमने इसके साथ अडॉप्ट किया हो, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। इंडिया इज हेल्पिंग इन डेवलपिंग अ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। यस, दिस इज ट्रू, इंडिया हेल्प कर रहा है डेवलप करने के लिए, इसलिए आपके पास इसमें जो सही हो गया वो टू ओनली हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन 22 भी हम देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्न द डेजिग्नेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया एंश्योरिंग लीगल सेफगार्ड्स फॉर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज इसके अंतर्गत आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। बेसिक नॉलेज है, हमने इसको यहाँ बेसिकली पढ़ा ही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अनलाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलाउ सर्टेन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कंपैरिजन, ठीक है, देख लेते हैं, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। The Biosphere Reserve Program was launched by the central government in 1986 and is fully funded by the Center for Conservation Efforts. The National Board of Wildlife is chaired by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. C. The rule will not fail even here. जो मैंने आपको चीजें बताई कहाँ पे क्या लगता है, वो यहाँ पे भी फेल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप देखो। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टेटरी बॉडी चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन अ फैक्ट दैट कैन बी इजिली चेंज्ड, जैसे हमने देखा काट दिया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, दो फैक्ट है। अब मुझे नहीं पता कि 1986 में किया था कि नहीं, और फुल्ली फंडेड है, दो फैक्ट दे दिया कि एक फुल्ली फंडेड और दूसरा जो है वो 1986 में यहाँ पे लेकर के आया था। दो फैक्ट, ये भी स्टेटमेंट में काट, आई विल कट दिस स्टेटमेंट। नाउ सी, अनलाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलाउ सर्टेन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड चीज है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इस चीज को पढ़ा हो, प्रोटेक्टेड एरिया की बात यहाँ पे करता है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड एरिया, वेदर इट इज अबाउट नेशनल पार्क्स, वेदर इट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दोनों केसेस में क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, बोल रहे ना प्रोटेक्टेड एरिया है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और वो भी सर्टेन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अलाउ करना, थोड़ा सा ये चीज जो है वो समझ में नहीं आती है। इसलिए स्टेटमेंट के भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कॉमन सेंस से हमने तीन स्टेटमेंट गलत किए, तो सही कौन सा है? पहला, वो भी हमने अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पे सही किया, आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द रीम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस सुरंगम एंड जिंग रिफर्स टू। दो टर्म्स दे दिया है, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रहा है। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन के हर कीवर्ड को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे दो चीजें आपसे लिखा है, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बोला है प्रैक्टिसेस में, और इसमें से आपको दो वर्ड दे दिया है जिंग और सुरंगम। पूछा है कि इसमें से किस चीज को रेफर करता है। ठीक, पहला पढ़ लेते हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड बाय खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स इन मेघालय। मेघालय की बात किया है, लिविंग रूट ब्रिजेस। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस यूज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड लद्दाख। ठीक, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन मणिपुर एंड नागालैंड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टेरेसिंग मेथोडोलॉजीज एम्प्लॉयड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द शिवालिक्स। टेरेसिंग मेथोडोलॉजीज एम्प्लॉयड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द शिवालिक। दो वर्ड, एक वर्ड है सुरंगम और एक वर्ड है जिंग। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जहां पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड दिया हुआ है ना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड दिया हुआ है, जब हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, व्हाट वी शुड डू, वी शुड ब्रेक द वर्ड, है ना। उस शब्द को तोड़ करके उसकी एटमोलॉजी में जाने की यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए। ये शब्द ऐसे दिया हुआ है, इस शब्द को हम तोड़ेंगे। सुरंगम, यहाँ पे तोड़ लेते हैं। पीपल हु नो हिंदी दे विल अंडरस्टैंड कि जो वर्ड है सुरंगम, ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ड सुरंग से बना हुआ है। सुरंग, SURANG। For people who don't understand Hindi, surang means tunnel. सुरंग इन हिंदी और संस्कृत मीन्स टनल। अगर यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस इतना कह रहा है कि सुरंगम टनल से ये वर्ड हमने निकाला है, तो हम जब इस चीज में अप्लाई करने की इसको कोशिश करते हैं, हम देखते हैं हम कैसे इसका आंसर निकल। जिंक का अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट एक वर्ड हमने तोड़ लिया कि सुरंगम को हमने तोड़ लिया कि इट इज साउंडिंग समवेयर क्लोज टू सुरंग। अब सुरंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? ब्रिज बनाने के लिए सुरंग का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? टनल एंड ब्रिज आर दे आर बोथ डिफरेंट सिविल कंस्ट्रक्शंस। तो ब्रिज बनाना थोड़ा सा हमें कम समझ में आता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन मणिपुर एंड नागालैंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहा है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए हम सुरंग क्यों जलाएंगे? उसमें तो हमें स्लैश करना है या बर्न करने की हम बात करेंगे, ऐसा कुछ होगा, काटने की और उसको जलाने की बात यहाँ पे करेंगे। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। टेरेसिंग मेथोडोलॉजीज माउंटेन्स रीजन ऑफ द शिवालिक्स। टेरेसिंग हम किस लिए करते हैं? टेरेसिंग इन द माउंटेनियस रीजन्स इज डन टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम फ्लोइंग अवे। मतलब सॉइल इरोजन जो है, जब बारिश होती है, जब उस तरह की कोई इस तरह की जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जहां पे सॉइल इरोजन होने की संभावना ज्यादा होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? टेरेसिंग मेथोडोलॉजीज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम सुरंग बना देते हैं माउंटेनियस रीजन्स में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? उसमें ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे दो जगह ही नहीं दिया इसने, माउंटेनियस रीजन ऑफ शिवालिक ही बोला हुआ है। तो वहां पे अगर हम सुरंग बनाते हैं तो उससे लैंड सबसाइडेंस होने का खतरा ज्यादा होता है। जैसे हमने देखा कि अभी जो कई सारी टनल्स बनाई जा रही हैं माउंटेनियस रीजन में, बिकॉज ऑफ दैट लैंड सबसाइडेंस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ग्रेव कंसर्न, है ना। तो लैंड सबसाइडेंस को प्रिवेंट करने के लिए सुरंग बनाएंगे तो लैंड सबसाइडेंस होगी, प्रिवेंट नहीं होगी, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? अब इसमें हम लगा के चेक कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो है क्या वो सुरंग के थ्रू बहा करके उसको हम कंजर्व नहीं कर सकते? कैन डू इट वेरी वेल। वाटर कंजर्वेशन के लिए सुरंग बना करके वाटर को कंजर्व करना इज एन इजियर प्रैक्टिस। मतलब देखा जाए तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है इसमें लग रहा है? बी, सुरंग और वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस है वहां पे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें थोड़ा सा देखना है, उसमें कुछ ज्यादा लगाने जैसा नहीं है। बट एंटायर रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द ओशन अपीयर ब्लू इन कलर, नॉट ट्रू। अगर ओशन का एक छोटा सा पार्ट भी कहीं पे अगर मैं कह रहा हूँ रेड दिख रहा है या येलो दिख रहा है, येलो सी, तो वो ब्लू नहीं माना जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओशंस अपीयर ब्लू ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कॉमन सेंस का स्टेटमेंट है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, इसलिए स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। इसलिए पहला गलत, दूसरा सही।
1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, इसका आंसर डी। इसमें बस इतना ही समझना था कि एंटायर वर्ड आ गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट कहीं पे दे दिया, उसको टर्न मतलब उसको उल्टा करके देखो, टर्न द स्टेटमेंट ऑन इट्स हेड एंड देन ट्राई टू थिंक कि अगर कोई ऐसा एक जगह भी बच रहा है जहां पे ब्लू नहीं है तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन 28। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे ये क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट्स कंसीडर करना है। ठीक, additive manufacturing. Additive manufacturing is a technique where objects are fabricated layer by layer using material based on precise digital models. एक की टर्म है इसमें लेयर बाय लेयर, और ये बोल रहा है एडिटिव। एडिटिव का मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती चली जा रही है, मतलब ये एक लेयर के बाद एक लेयर बन रहा है, लेयर बाय लेयर, इसलिए ये डेफिनेशन से रेजोनेट कर रहा है, इसलिए इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस स्ट्रक्चर इन इंडिया क्रिएटेड यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड इन कर्नाटका। ये नॉलेज बेस्ड है, पता है, नहीं तो रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बट अगर आपको पता है तो ये सही हो जाएगा। इट कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज, दैट आर ऑफन अनअचीवेबल विद ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव मतलब एक होल पार्ट ले लिया, उसको चीजें आउट करके आपने छोटा छोटा बनाना शुरू किया, तो दैट इज व्हाट इज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो देखा वो ये है कि ये स्टेटमेंट तीनों सही है, ऑल थ्री ऑफ देम आर राइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वही है जैसे मैंने बोला ना, क्वेश्चन के हर टर्म को पढ़ना जरूरी है और उसको आपको ब्रेक करके समझना जरूरी है। जैसे एडिटिव बोला और लेयर बाय लेयर बोला, दोनों टर्म हमने देखा, दोनों में समझ में आया कि यस एडिटिव बोल रहा है और लेयर बाय लेयर ऐड होने की यहाँ पे बात हो रही है, सो बोथ द थिंग्स आर साउंडिंग सिमिलर, इसलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उसको यहाँ पे बोला गया। क्वेश्चन नंबर 29, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में हाउ मेनी वाला क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है। Radiation sterilization technology often mentioned in news is are correct. It is a physical process of irradiation of medical products through use of gamma rays और electron accelerators. ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स करते हैं। एप्लीकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड मेडिकल स्टेरिलाइजेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, पेट्रोकेमिकल। बिल्कुल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर में कहीं एक जगह यूज हो रहा हो, वेस्ट मैनेजमेंट में कहीं एक जगह यूज हो रहा हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कहीं एक जगह यूज हो रहा हो, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। While India permits radiation sterilization of medical devices and municipal solid waste, it currently prohibits its use for food preservation. A controversial statement. रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है, रेडिएशन अगर स्टेरलाइज कोई चीज यहाँ पे की जा रही है तो रेडिएशन क्या बोल रहा है कि गामा रेज इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटर के थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जा रहा होगा ना। और अगर इस तरह कोई स्पेसिफिक बैन लगाया गया होता तो वी वुड हैव डेफिनेटली रेड इट समवेयर, हमने इसको कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होता ना। अगर इसको स्पेसिफिकली इस तरह से बैन किया गया होता तो हमने कहीं ना कहीं तो इस चीज को यहाँ पे पढ़ा होता। और अगर हमने नहीं पढ़ा और इतनी बड़ी चीज की रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है और उसको बैन कर रखा हुआ है और टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है रिसेंट टेक्नोलॉजी ही होगी, न्यूज में आई होगी, बट वी हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, हमने इस चीज को कहीं पढ़ा नहीं और कहीं समझा नहीं है। और फूड प्रिजर्वेशन के लिए इसको करना, मेडिकल प्रोडक्ट में यहाँ पे आप कर रहे हो, मेडिकल प्रोडक्ट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉडी से टच होते होंगे, है ना, दिस स्टेटमेंट्स डोंट गो वेल टुगेदर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिजिकल प्रोसेस थ्रू गामा रेज और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर इसको डिफाइन कर रहा है, इसमें गलत होने के चांसेस कम है, इसलिए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 ओनली है इसका आंसर। डीप फेक्स, सिंपल क्वेश्चन है। डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करता है मशीन लर्निंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, कॉन्ट्रावीन फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी डिलिनेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल करता है राइट टू प्रिवेसी को, क्योंकि अलग अलग आपकी कोई डीप फेक बना करके ले जा रहा है, आपने कुछ बोला नहीं, आपसे वो बुलवा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत तरह के मतलब ऑब्सीन कंटेंट जो है वो इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन, 36 एक्चुअल है, इजी है। कमिटीज, कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर सवाल अब हम देखते हैं। स्त्री पुरुष तुलना considered the India's first modern feminist text was written by ताराबाई शिंदे, मैडम भिखाजी कामा, रमाबाई रानाडे एंड कादम्बिनी गांगुली। स्त्री पुरुष तुलना
अब देखो इस पे जो लॉजिक हो सकता है, जब एक दिन और कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही जिन्होंने टेस्ट दिया था, तो उन्होंने लॉजिक अपने लगाए थे, दोज लॉजिक्स वर वेरी गुड। अगर आपका लॉजिक वे, जैसे मैंने शुरू में एक डिस्क्लेमर दिया ना कि इफ योर लॉजिक इज वर्किंग, गो फॉर दैट। बट हम देख सकते हैं इसमें, जैसे सपोज जिसके पास लॉजिक नहीं है और इसको नहीं पता है, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे अगर आपको नहीं पता है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा अगर आप इसको डिग डीप करोगे, थोड़े से इसके लेयर्स ओपन करोगे, तो आपको दिख जाएगा कि इसमें आंसर छुपा हुआ है। स्त्री पुरुष तुलना की बात कर रहा है। सो एट बेस्ट दिस कैन बी समथिंग हिंदी टेक्स्ट, मराठी भी ऐसी वर्ड आती है, ऐसी हो सकती है जैसे इसमें नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैडम कादम्बिनी गांगुली जो है, शी इज अ बंगाली, तो इट इज मोर लाइकली कि शी विल राइट अ टेक्स्ट इन इंग्लिश और बंगाली। नॉट अ बायस अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो फ्रेम किए जाते हैं यूपीएससी में भी, वो चाहता है कि आप आंसर को डिड्यूस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आंसर निकल करके चलाए। तो हम ये मान के चलेंगे बहुत सिंपल लॉजिक्स होते हैं, कई बार ऐसे बहुत सिंपल से लॉजिक्स होते हैं जो काम करते हैं। तो कादम्बिनी गांगुली को अगर हमने इस लॉजिक पे एलिमिनेट किया, तो वी आर लेफ्ट विथ 3। नाउ सी वी हैव टू पीपल, ताराबाई शिंदे एंड रमाबाई रानाडे। these kinds of names we find generally of our friends who are from महाराष्ट्र, है ना। तो दो सिमिलर एक ही जगह से दिया, ताराबाई रमाबाई रानाडे शिंदे, तो आंसर इसी दोनों में छुपा दिया है। बिकॉज मैडम भिखाजी कामा, एक और चीज जो जिस तरह से हम इसको डिड्यूस करते हैं कि मैडम भिखाजी कामा ने अगर कोई बुक लिखी होती, शी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी मैडम भिखाजी कामा, वी हैव रेड अ लॉट अबाउट हर, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की कोई किताब लिखी होती, तो जो हम जनरली बुक्स पढ़ते हैं ना, उस बुक्स में उनके बारे में एक लाइन ही जरूर लिख देती कि फर्स्ट, वो भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, इट इज द फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट। तो वहां पे इनके बारे में यहाँ पे लिखा होता। एंड ताराबाई शिंदे वॉज समबडी हु हैज डन वर्क ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री। सो इस लॉजिक से भी ताराबाई शिंदे के सही होने के चांसेस ज्यादा है। इफ यू डोंट नो दैट शी हैज वर्कड फॉर वुमेन, तो भी आप देखो कि मैडम भिखाजी कामा, सच अ कॉमन नेम। अगर आप, मैं इसमें से पूछूं चार में से आपने कितना नाम सुना है, तो जिसने अगर सपोज स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी या कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी है, दे वुड बी इवन नोइंग मैडम भिखाजी कामा। इट्स अ वेरी कॉमन नेम। यूपीएससी ने शायद पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि शी वाज आई थिंक द फर्स्ट वुमेन टू hoist द फ्लैग इन स्टटगार्ट जर्मनी। तो इसलिए हमने इनको पढ़ा है। बट अगर हम इन सारी चीजों को कंपाइल करें और हम लास्ट में आंसर पे अगर अराइव करने की कोशिश करें, तो वी विल बी अराइविंग एट आंसर नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 also is done with logic. Now we move to the next question. क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट कंसिडर करना है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू मिटिगेटिंग लाइट पोल्यूशन। ठीक है, फिर अगला क्या है? लाइट पोल्यूशन प्राइमरीली अफेक्ट्स अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज एंड इट इज नॉट प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज। फिर वही बात मैं बोलता हूँ, अगर इसने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि रूरल एरियाज में बिल्कुल भी लाइट पोल्यूशन नहीं है, रिवर्स दैट स्टेटमेंट। अब देखो ना, कहीं ऐसा सोचो कि कहीं ऐसा रूरल एरिया, कोई ऐसा गांव हो, एक भी दुनिया में, वर्ल्ड में कोई ऐसा एक गांव हो जहां पे लाइट पोल्यूशन हो रहा हो, कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत नहीं हो जाएगा? तो अगर एक भी जगह ऐसी होती जहां पे लाइट पोल्यूशन हो रहा होगा, तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जनरली वैसे भी देखोगे कि लाइट पोल्यूशन तो आजकल हैज बिकम वेरी कॉमन इवन इन रूरल एरियाज। अगर आप कॉमन सेंस, कॉमन ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि गांव जो है आजकल, हमारे आपके भी जो गांव है, वहां पे भी लाइट पोल्यूशन हैज बिकम अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इसलिए ये गलत होगा। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू मिटिगेटिंग लाइट पोल्यूशन, यस। ठीक, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, SOM. The soil organic matter constitutes the residues of plants and animals within the soil undergoing various stages of decomposition. ठीक है,
ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है और सॉइल में यहाँ पे बात कर रहा है, तो रेसिड्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, अंडरग्रोइंग वेरियस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, वेरी सिंपल थिंग। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बात कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सही हो गया। इट इन्फ्लुएंसेस न्यूमरस सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे कान खड़े करे या इसको गलत करने में हमें दिखाए कि ये गलत हो सकता है यहाँ से, इसलिए वन ऑफ द थ्री सॉरी इट इज इन्फ्लुएंसेस न्यूमरस सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही होगा। बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। कई बार हम ओवर थिंक करने की कोशिश में ओवर थिंक करते करते इसको हम गलत कर देते हैं, है ना, कि हाइड्रोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रहा होगा, फिर हम लॉजिक लगाएंगे कि अच्छा ठीक है ये पानी की बात कर रही तो ऑर्गेनिक मैटर है, और अगर कोई हमें ऐसा लिंक नहीं मिला तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड वन इज वन ऑफ द थ्री ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। थ्री ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, मतलब तीन में से एक हो सकता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अगर कहीं कम हो रहा है तो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो तो होगा, क्योंकि पानी, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजिकल हैबिटेट इसको इंपैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूसिंग देन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कैन नॉट हैपन, तो इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो बचा क्या अपने, सॉरी ये सही हो जाएगा। तो अपने पास इसमें आंसर क्या है, ऑल थ्री। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, अगर आपने लक्ष्मीकांत ठीक से पढ़ा है तो यू विल गेट इट, कि नेसेसरीली अकर करेगा रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ इनकमेंट प्राइम मिनिस्टर पे तो लोकसभा क्या ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं। प्रेसिडेंट विल लेट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम, नो। ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना है कि ये इसका आंसर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, ओनली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी डिसॉल्व। इट हैज हैपेंड दैट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है कंट्री में, बट क्या हमने कहीं ऐसा पढ़ा है कि उसके बाद लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, फिर से चुनाव कराना पड़ रहा है, नो। ओनली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिसॉल्व। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। Question 56. Reference to Ashtapradhan in Maratha administration. Consider the following statements. They were the council of ministers who assisted the king during the Shivaji's reign. ठीक है, सिंपल चीज। अष्टप्रधान मतलब 8 लोग, प्रधान मतलब जो लीडर्स हैं उसके, तो 8 लोग अगर लीड कर रहे हैं तो मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्रधान अगर देखो तो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी आज भी होती है गांव में, तो उससे अगर हम इसको रिलेट करके देखें तो दैट मीन्स इट इज अ मिनिस्टर। ठीक है, ड्यूरिंग शिवाजी टाइम ऑफिसर्स अंडर प्रधान हेरिडिटरी, थोड़ा इसको होल्ड करते हैं अभी। ऑल द मिनिस्टर नस्ट प्रधान यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉर, ऑल द मिनिस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन वॉर। शिवाजी pioneered establishment of all the offices under Pradhan, marking the first creation of such offices in the political history of India. ठीक है, फर्स्ट टाइम कह रहा है कि ऐसा कोई ऑफिस जो है वो बनाया गया था इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट टू अंडर द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये देखो, ऑफिसर्स ऑफ अष्टप्रधान वर हेरिडिटरी। एक बार एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि इक्ता सिस्टम जो था उसके अंदर इक्ता का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो हेरिडिटरी था, बट दैट वाज रॉन्ग। तो ऑफिसर्स ऑफ अष्टप्रधान हेरिडिटरी बनाना इज समथिंग, मतलब कि एक वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू करना हो जाएगा। बट गिवन द काइंड ऑफ वॉरियर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज, और जितने विजनरी आदमी थे वो, उस हिसाब से हेरिडिटरी आपको क्या लगता है वो बनाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वुड बिकम डिफिकल्ट। और थोड़ा सा अगर हमने पढ़ा है तो हमें ये भी पता है कि उस टाइम पे चीजें हेरिडिटरी नहीं थी, है ना, दे वर बेस्ड ऑन सिलेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑल द मिनिस्टर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉर, अब हो सकता है अगर एक नहीं भी जा रहा हो उसमें से कोई ऐसा बनाया हो जिसको जरूरत ना हो सकता है कोई ऐसा रिलीजियस प्रीस्ट हो जिसको वॉर में ना भेजा जाता हो, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Pioneered all the offices under Rashpradhan, marking the first creation of office in political history of India. दो ऐसे फैक्ट दे दिया है कि हो सकता है फर्स्ट, अब फर्स्ट दिया है इसके पहले अगर कहीं एक भी प्रेसिडेंट मिल गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टू थिंग्स आर देयर, कि इन्होंने ही सारे ऑफिसेस बनाए, हो सकता है बाद में कुछ और नए ऑफिसेस इसमें ऐड किए गए हों, तो जहां पे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आ जाती है उस स्टेटमेंट को हम जनरली रॉन्ग ही कंसिडर करते हैं। उसमें से ठीक एक ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 57, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स Pomacharya, written by Acharya Vimal Suri.
जैन रिटेलिंग ऑफ द हिंदू एपिक रामायण डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ राम रिटर्ड एज पद्मा, ठीक। इट इज अ बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द महाभारत, वन ऑफ द टू मेजर संस्कृत एपिक्स। जैन वर्जन ऑफ महाभारत, बुद्धिस्ट एडेप्टेशन ऑफ द रामायण एपिक इंटरप्रेटिंग द रामायण एक्साइड। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पौमाचार्य। अगर हमने एक एपिक अगर सुना है रामचरित मानस, पौमाचार्य, इट इज समथिंग साउंडिंग लाइक चार्या चरित, ये जो है वो सिमिलर साउंडिंग यहाँ पे कर रहा है। तो रामचरित मानस से अगर हम इसको कर रहे हैं लिंक, और पौमाचार्य जो है वो सिमिलर हो रहा है, और कह रहा है पद्म है, पद्मा, जैन रिटेलिंग ऑफ द हिंदू एपिक रामायण डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ रामा रेफर्ड टू एज पद्मा। तो रामायण ही कह रहा है, रामायण का दूसरा क्या है? रामचरितमानस नाम है, तो चरिया मतलब चरित हो सकता है उसमें लिखा हो, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट है, इसलिए इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। पौमा बोला है, तो यहाँ पे अगर ये वर्ड देखोगे तो पौमा और पद्मा भी देखो सिमिलरली रेजोनेट यहाँ पे कर रहा है। हो सकता है अलग अलग लैंग्वेजेस में कभी कभी नाम चेंज हो जाता है। फिर उस दिन किसी ने इसमें एक लॉजिक दिया था कि विमल सूरी, सूरी नेम के जो ज्यादातर लोग थे वो जैन हुआ करते थे, ऐसा बोला था किसी ने उस दिन। कोई किसी से वी वर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। तो ये भी आप एक बार लॉजिक देख लेना, अगर ये लगता है तो यहाँ से ये आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64। Which of the following are the automatic stabilizers of the economy? इसमें से कौन से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स हैं? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब कि बिना इंटरवेंशन के वो मार्केट को स्टेबलाइज कर देंगे, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आप दे रहे हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। डेलिबरेट है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तब ये करता है, इसलिए क्या ऑटोमेटिक नहीं है, दिस इज डेलिबरेट अटेम्प्ट, इसलिए गलत हो जाएगा। पर्सनल इनकम टैक्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, किसी को जो आप एडवांस दे रहे हो दैट इज ऑल्सो व्हाट डन डेलिबरेटली। डेलिबरेटली किसी को अगर आप एडवांस दे रहे हो तो वो भी आप क्या करते हो? डेलिबरेटली देते हो ना। कि किसी को फॉर एग्जांपल आपको इकोनॉमी में स्पेंडिंग बढ़ानी है तो यू विल गेट गिव एडवांस टू दैट पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी डेलिबरेट है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब पर्सनल इनकम टैक्स एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है, क्योंकि वो आपकी जो ये स्पेंडिंग पावर है उसको रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता है, तो ये पढ़ा भी है, ये हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड वेलफेयर, बचा दो ही है। अगर आप किसी को अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे रहे हो और वेलफेयर दे रहे हो तो वो भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम करता है। दो हमने लॉजिक से एलिमिनेट किए और दो ठीक हुए इसमें, तो ओनली टू इज द आंसर। वन डॉप्सन यूनिट थिकनेस, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अमार सोनार बांग्ला was composed by रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी वेल नोन फैक्ट, ये पता है। अब देखो वही जो मैडम भिखाजी कामा वाली जो मैं बात कर रहा था कि मैडम भिखाजी कामा वाज द फर्स्ट वुमन टू होइस्ट इंडियन फ्लैग ऑन द सॉइल इन बर्लिन जर्मनी। अगेन अ फैक्ट जिसको चेंज करना बहुत इजी है, सीधा देखो काट दो। द गोल ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस वाज सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज और फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। फिर से वही बात, अगर आपको नहीं भी पता है, यू आर नॉट गेटिंग टू रिमेंबर इन द एग्जाम हॉल कंडीशंस, तो आपको सिंपली ये देखना है कि कौन सा फैक्ट है जिसको कि हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कुछ और लिखना इज वेरी इजी, है ना। बाल गंगाधर तिलक का नाम चेंज करके यहाँ पे किसी और का नाम लिखना इज वेरी इजी, इसलिए इसको चेंज करना इज इजी। इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज जो था वो फॉर्मली डिक्लेयर किया गया बाल गंगाधर तिलक, इसलिए वी विल कंसिडर इट एज रॉन्ग। दो स्टेटमेंट जब हाँ जहां हमने देखा कि यहाँ पे गलत हो गया, तो सही कौन सा बच रहा है स्टेटमेंट? ओनली वी आर लेफ्ट विद स्टेटमेंट नंबर वन। समझ गए? बर्लिन है, इसको चेंज करना ऐसे तो है स्टटगार्ड, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया अभी, तो बर्लिन को किसी और सिटी के लिए चेंज करना इज इजियर। जर्मनी हमने पढ़ा है, उसने कंफ्यूज करने के लिए इतना क्लोज ऑप्शन दिया है, बट अगर हम अपने लॉजिक पे फर्म रहते हैं, उस पर हम अगर स्टे करते हैं, तो हम देखते हैं कि बर्लिन नहीं है, फैक्ट है, इसलिए काट दिया यहाँ पे। सिंपल सिमिलरली इस वाले स्टेटमेंट में भी सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर किया इन्होंने, इसको भी काटना इज इजी, इसलिए यहाँ से ये गलत हो गया। बचा क्या इसमें? सिर्फ ये स्टेटमेंट, तो ओनली वन इज द आंसर टू दिस स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन 75,
with respect to equality and liberty principles, which of the following statement is true? Upholding the principle of liberty would mean compromising with the equality principles. एक negative statement. Without equality, liberty in society may not be possible. Possibility दे Plus, this is a sweeping statement. Possibility यहाँ पे ये दिखा रहा है. Third है, equality in Indian polity seems to promote identical treatment and equal shares. Equality in Indian polity seems to promote identical treatment and equal shares. तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात ही नहीं करता. इक्वालिटी में हमने आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की कहीं नहीं बात की है. आइडेंटिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि वी कंसीडर ए बी एंड सी इक्वल, बट देर आर सर्टन प्रोविजंस. फॉर एग्जांपल देर आर प्रोविजंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है, जो कि एक्सेप्शंस हैं इक्वालिटी के. इसलिए आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की तो कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता, इसको पढ़ते ही गलत काट दिया. अफर्मेटिव एक्शन स्टेट कॉन्ट्रावीन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी. अफर्मेटिव एक्शंस किसी भी स्टेट अगर प्रोवाइड करता है तो वो लिबर्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए दिया जाता है. तब थोड़ा सा अगर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लिबर्टी को कॉन्ट्रावीन नहीं करते हैं, बट दे आर मेंट टू एनहांस they are meant to enhance the liberty of the people. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अपने पास जो बचता है वो बचता है दो स्टेटमेंट. अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी वुड मीन कॉम्प्रोमाइजिंग विद द इक्वालिटी प्रिंसिपल्स. तो जरूरी नहीं कि हर केस में ये हो कि आप लिबर्टी अगर अपहोल्ड कर रहे हो तो वो इक्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू. बोला ना स्वीपिंग स्टेटमेंट है, नेगेटिव है. बट ये जो स्टेटमेंट है इसने प्रोबेबिलिटी जताई है कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी इन सोसाइटी मे नॉट बी पॉसिबल. हो सकता है कि इक्वालिटी अगर नहीं है तो हो सकता है कि लिबर्टी ना हो, बट ये भी हो सकता है कि लिबर्टी हो भी. तो इसने क्या किया है, इसने स्टेटमेंट को बोथ वेज बनाया है. मतलब इसने डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया है कि स्टेटमेंट गलत ना हो. लैंग्वेज अगर आप पकड़ोगे इस स्टेटमेंट की, यू विल फाइंड कि इसने यही अटेम्प्ट किया है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत ना हो. तो इसलिए आपको इसको सही मानना है. बिकॉज गिव रेस्पेक्ट टू द अटेम्प्ट. उसने आपको सामने ही परोस के दे दिया है कि आप देख लो. अगर आप इसमें से निकाल पाओ तो इसमें से आप ये स्टेटमेंट निकाल लोगे, विच इज करेक्ट. आई होप यू गॉट इट. ये क्वेश्चन 78 है. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, तीन चीजें हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. कॉमन चीजें दे दी है. मतलब स्टैटिस्टिक्स एस्टिमेट्स आर व्हाट, दे आर स्टैटिस्टिक्स. नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का हमने कभी सुना ही नहीं करता, और नीति आयोग इतनी सारी रिपोर्ट्स ले आता है, हमने पढ़ाई है. उसमें अगर नेशनल इनकम एस्टिमेट आता है वी वुड हैव रेड इट समवेयर वेरी इजीली. हंसता है तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. अब देखो ये ऑफिस है और ये एक इंस्टीट्यूट है. नेशनल इनकम की एस्टीमेट दे रहा है, तो इट इज मोर लाइकली टू कम फ्रॉम एन ऑफिस और इज इट मोर लाइकली टू कम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट. कभी भी अगर कोई नेशनल इनकम का एस्टीमेट है या किसी भी चीज का एस्टीमेट है, जीडीपी का एस्टीमेट है, दैट इज मोर लाइकली टू कम फ्रॉम एन ऑफिस रेदर देन एन इंस्टीट्यूट. कोई ऑफिस होगा जो उसको दे रहा होगा, न कि कोई इंस्टीट्यूट दे रहा होगा. इंस्टीट्यूट तो इनफॉर्मल डेटा यहाँ पे प्रिपेयर करता ही रहता है, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. तो वो कहां से आएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से आएगा. कॉमन सेंस. ये भी थोड़ा सा नॉलेज का है. लॉन्ग टर्म नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है. टी बिल चेंज करना इजी है. रेगुलर इंटरेस्ट रेट नो, दे आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, वही उनका इंटरेस्ट बन जाता है. एफपीआई आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड बिल. ये आपको पता है तो सही है, अदरवाइज ये आप थोड़ा मुश्किल करोगे तो ये गलत हो गया. ओनली टू. Which of the following statements regarding the term ecological niche is correct? Organisms with broad niche are called specialist. सुनने में ऑपोजिट लग रहा है कि ब्रॉड नीश है लेकिन आप स्पेशलिस्ट हो. तो स्पेशलिस्ट तो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के होगे ना, किसी ब्रॉड सब्जेक्ट के थोड़ी ना आप स्पेशलिस्ट होगे. इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है. इट इन्वॉल्व द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द रोल इन द कम्युनिटी. ठीक है, सही हो सकता है. इट इज वेल डेवलप्ड इन प्राइमरी सक्सेशंस. ठीक है. इट इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द बायोटिक इंटरेक्शन विद एन इकोसिस्टम. सोनली ऑन द बायोटिक इंटरेक्शंस. नो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बायोटिक या बायोटिक दोनों तरह के इंटरेक्शन चाहिए होते हैं, तो उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है. नाउ वी आर लेफ्ट विद 50-50 बी एंड सी. पढ़ लो इसमें से जो ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर.
It involves the physical space occupied by an organism along with its role in the community. वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जिसको कि बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है ना. वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दैट हैज बीन फ्रेम्ड वेरी वेल. तो अब देखो, इट इज वेल डेवलप्ड इन प्राइमरी सेक्शंस. फिर वही बात है, प्राइमरी को अगर हमने सेकेंडरी कर दिया तो क्या गलत नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा. सी, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. आपने हो सकता है नीश पढ़ा, आपको लग रहा हो कि बिना नॉलेज के अप्लाई किए ऐसे ही हवा में तुक्का लगा रहे हो, बट दैट इज नॉट द थिंग. आई हैव ऑल्सो रेड द थिंग्स. मुझे भी इन चीजों के बारे में पता है. यू ऑल्सो वुड हैव रेड द सेम बुक्स, यू वुड बी नोइंग अबाउट इट. बट आई एम रिपीटिंग इट अगेन that our motive here is not just solving the questions through knowledge, because at the end when you will sit in the prelims examination, knowledge से आप केवल ऐसे आपके पास केवल कुछ ही क्वेश्चंस होंगे. यू विल हैव ओनली 20, 25, 30 ऑड क्वेश्चंस दैट यू विल बी सॉल्विंग विद योर नॉलेज, जो आपने सुना होगा, जो आपने पढ़ा होगा. बट आफ्टर दैट क्या करना है? यू हैव टू यूज योर गेस वर्क. तो इन क्वेश्चंस में भी जब आप गेस वर्क लगाते हो ना, तो आपको क्योंकि पता है, यू हैव दैट नॉलेज एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपने पढ़ रखा है, आपको पता है. और जब इन क्वेश्चंस में आप गेस वर्क लगाते हैं और नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा लगाते हैं, तो आपको पता होता है कि ये वाला सही है. लेकिन क्यों सही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट स्टेटिंग दैट इट इज राइट. तो वो वाई जब आप फाइंड कर लेते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरह के सॉल्व करके, तो आपको ये पता लग जाता है कि लॉजिक हम कैसे लगाते हैं. सो इसका आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 82 में भी दिमाग लगा सकते हैं. स्टैब्लिश किया गया था, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको. 1982 नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को 88 में. पार्क was established संजय गांधी नेशनल पार्क but was later renamed. 312 फ्लोरल स्पीशीज, 17 रेयर स्पीशीज, फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन एंड जूनिपर आर द मेन फ्लोरा. अब थोड़ा सा अगर हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th वाली पढ़ी हो, इंडियन ज्योग्राफी वाली, उसमें जहाँ पे ये सॉइल्स और वेजिटेशन के बारे में दिया हुआ है, वहां पे हमने पढ़ा है कि फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ये जो होते हैं, ये जो माउंटेनियस रीजन में जो पाए जाते हैं फ्लोरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां पे पाए जाते हैं. अब हमें दिया हुआ है गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और दुधवा नेशनल पार्क. एक चीज ये भी बोला गया कि इसको पहले संजय गांधी नेशनल पार्क बोला गया था, बट वॉज लेटर रीनेम्ड. तो संजय गांधी से जिम कॉर्बेट करना इज वेरी, मतलब आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इज डिफिकल्ट. एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ वेरी ओल्ड नेशनल पार्क. हम जब से सुनते हैं इसको, जिम कॉर्बेट के बारे में सुनते हैं, और इट इज सच अ फेमस नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, कि अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ होता तो हमारी बुक्स में हर जगह, और जो फैक्ट है विकीपीडिया पे हर जगह मेंशन होता. इसलिए जिम कॉर्बेट होने की संभावना यहाँ से हटा दो, ये गलत हो गया. फिर मैंने बोला कि फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन ये सब पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. दुधवा अगर आपने पढ़ा हो ठीक से, तो वो थोड़ा तराई वाले रीजन में है, यूपी में, तो वहां पे ये चीजें मिलने की संभावना कम है. दुधवा नेशनल पार्क, ठीक, उसकी संभावना यहाँ पे कम है. अब ये बोल रहा है, प्लस हमने देखा कि ये माउंटेनियस रीजन में यहाँ पे पाया जा रहा है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 50-50. अब इसके बाद यू हैव टू टेक अ कॉल. अब इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है कि फर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन जो है वो और ज्यादा हाइट पे पाया जाता है. नंदा देवी नेशनल पार्क, अगर आपको एक फैक्ट पता हो कि नंदा देवी जो पीक है उसके आसपास लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड एट अ हायर ऑल्टीट्यूड देन गंगोत्री नेशनल पार्क. एक अगर आपको फैक्ट समझ में आया होगा और आपने कभी एक कम अक्रॉस किए होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, सिंस इट इज लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड, तो वहां पे इनका होना बहुत इजी है. फर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन होने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू गंगोत्री नेशनल पार्क. 50-50 ले आती है. नाउ वी हैव टू डिड्यूस द आंसर. कैसे भी करके हमें लॉजिक लगा करके इसको लेकर के आना है. इसलिए नंदा देवी, सिंस इट इज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, व्हाट आई वुड हैव डन, आई वुड हैव मार्क्ड नंदा देवी बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक. ठीक. स्टेम सेल्स में फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करो. एम्ब्रियोनिक आर फाउंड ओनली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस. एम्ब्रियोनिक आर फाउंड ओनली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. तो खुद ही बोल रहा है कि ये एम्ब्रियोनिक है, तो अर्ली स्टेजेस में पाया जाएगा एम्ब्रियो के. सही है. इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. एक वर्ड इसने यहाँ जो लगा दिया ना, इंड्यूस्ड, यही सारा खेल हो गया. मैंने इसीलिए बोला है कि यू हैव टू रीड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट वेरी वेरी वेल. इंड्यूस हम किसी चीज को कब करते हैं? जब हम एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं या बाहर से कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, देन दैट थिंग इज इंड्यूस्ड. तो क्योंकि इंड्यूस बोल दिया, तो ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बॉडीज में ऑर्गन्स में कैसे पहले से प्रेजेंट रहे, इसलिए ये गलत हो गया. वन ओनली इज द आंसर.
आई सफर, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ, यहाँ भी वही जैसे मैंने बोला ना, जिस फैट को चेंज करना इजी होता है, जीएसएलवी मैक 3 को पीएसएलवी करना या इसको कुछ और चेंज करना, जीएसएलवी मैक 3 को मैक 2 करना, ये बहुत इजी है, इसलिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो लॉज हैं, जो लॉजिक्स हैं, ये आपको ज्यादातर जगहों में आपको लगता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक दैट इज इट। यहाँ पे हमने उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। बाकी इसमें आप देखोगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू वैलिडेट डॉकिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल स्पेसक्राफ्ट, सही है। टू स्पेसक्राफ्ट विल ऑपरेट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट 476 किलोमीटर अबव द अर्थ। विल हैव टू चेक दिस स्टेटमेंट, ये भी फैक्चुअल डेटा है। देखा, यहाँ भी लग रहा है वो चीज। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक फैक्ट, 476 किलोमीटर अबव द अर्थ दूसरा फैक्ट। दो फैक्ट आ गए यहाँ पे। ये भी नहीं कि यहाँ पे इसने एक फैक्ट की बात की हो, इट हैज स्ट्रेटअवे गिवन टू फैक्ट्स। तो दो फैक्ट में से दोनों के गलत होने की, दोनों में से एक की गलत होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, इसलिए ये गलत होने के चांसेस ज्यादा है। मैक 3 को चेंज करके पीएसएलवी अगर कर दे तो भी गलत हो जाएगा। बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग, ओनली वन। तो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल, वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस जिनको हम लॉजिकली कर सकते थे। तो हमने 25 से 30 सवाल ऐसे किए जो लॉजिकली हैं। सो इफ यू मेक अ कैलकुलेशन कि अगर आपने इसमें 30 सवाल, क्योंकि दिस वाज अ टेस्ट, दिस द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस टेस्ट वाज नॉट वेरी हाई। अगर आपने 35 क्वेश्चंस भी नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट किए, 35 क्वेश्चन उसके बाद आपने अगर करेक्ट कर दिए विद लॉजिक, दैट ट्रांसलेट्स टू 70 क्वेश्चंस। ठीक है, 70 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं इन अ टेस्ट लाइक दिस और इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, दैट इज 140 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप गैस भी कर रहे हो और गैस करने में आपके 20 सवाल उसके बाद भी अगर गलत हो रहे हैं, तो 140.66 इंटू 20, दैट इज अराउंड 13 14 और 15 ऑड मार्क्स। 140 में अगर आपने 15 घटा दिए, दैट इज 125 मार्क्स। तो 125 मार्क्स इन एनी ईयर इज अ वेरी वेरी सेफ स्कोर। आई एम नॉट सेइंग कि यही लेवल आएगा प्रीलिम्स का, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके 20-15 नंबर भी उसमें कम आ रहा है 125 में, दैट इज 110। 110 इज अ सेफ स्कोर कंसिडरिंग द लेवल ऑफ द पेपर दैट इज कमिंग सिंस द लास्ट 4-5 ईयर्स। तो अगर आप देखोगे इस बार का तो कट ऑफ हैज नॉट कम आउट येट, बट इफ यू सी दैट 105 110 से ऊपर कट ऑफ गया नहीं है इन रिसेंट ईयर्स। 2016 वाज द ईयर जब जहां पे कट ऑफ 116 गया था, आई थिंक, बिकॉज द पेपर वॉज ईजियर। लेकिन इससे क्या समझ में हमें आता है कि 25-30 के बाद हमें गेस करने की जरूरत है, और गेस करना है हमें उन क्वेश्चंस में भी जहां पे हम, जैसे नंदा देवी वाला क्वेश्चन था, आफ्टर 2 एलिमिनेशन यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। उसके बाद थोड़ा कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट का लॉजिक लगा करके आपको उसको सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू लीव दिस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है, और आई हैव सीन, पर्सनली सीन दैट मेनी ऑफ अस who are missing prelims, many of our friends who are missing prelims, they are doing it by 1 2 3 4 odd marks, मतलब 2-3 सवाल के ही गैप से वो प्रीलिम्स को मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते, दे आर नॉट एबल टू मार्क द राइट आंसर इवन आफ्टर नोइंग दैट, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस से ही आपके जो गेस वर्क है, जो आपका नॉलेज है, वो और ज्यादा सॉलिडिफाई होगा, वो और ज्यादा कंसोलिडेट होगा। इसलिए इन लॉजिक्स को, आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक्स। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, आप इसके बाद आप कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, तो भी आप इस लॉजिक को लगाइए वहां पर और ट्राई करिए इस लॉजिक से वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, यू विल डेफिनेटली फाइंड कि अगर आप 10 सवाल लगा रहे हैं, 15 सवाल लगा रहे हैं, तो उसमें से ये जो लॉजिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो हो सकता है 5 सवाल 7 सवालों में जाकर के लगेंगे, विच विल यील्ड अ नेट पॉजिटिव मार्क्स टू यू, एंड दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ ऑल दिस। आई होप दिस डिस्कशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। वी आर वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन हियर ओनली। यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड होप टू सी यू ऑल सून।